कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोबारा से एक बार मिल रहे हैं बेटे। लेक्चर नंबर आज 13th लेक्चर है। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप मन लगाकर आपका पढ़ाई में मन लगे और आप आगे भी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। बस बेटे आज सेकंड लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर आज खत्म हो जाएगा, मतलब तो आज लेक्चर नंबर 13। मैं सबसे पहले आपको ग्रेट मॉर्निंग लिखूंगा। ग्रेट मॉर्निंग। खुद ही को, मुझे आज एक बात याद आ रही है बेटे, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, इतना कि खुद खुदा तुझसे पूछे। बेटे कितनी बढ़िया बात किसी ने लिखी है। खुद ही का मतलब अपने आप को, बुलंद का मतलब इतनी पढ़ाई कर, इतना अच्छा बना, इतना ऊपर ले जा कि खुद खुदा अपने आप तेरे से पूछे कि ए बंदे तेरी तेरी रजा क्या है। क्या बढ़िया बेटा लिख दिया किसी ने। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। तो बेटे मैं ये चाहता हूं कि आप लाइफ में इतना अच्छा काम करें, इतनी मेहनत करें, इतना सोसाइटी के बारे में सोचें, इतना अपनी फैमिली के बारे में सोचें, माता पिता के बारे में सोचें, और सबका भले में ही आपका भला है बेटे। इस बात को समझ लेना, खाली आपके भले में सबका भला नहीं है। तो बेटे हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें सबका भला हो। बेटे संसार ऐसा ही बढ़िया से चले। आइए मैं इन्हीं बातों के साथ आज कैपिटल बजटिंग की एक नई क्लास में एंटर कर रहा हूं। तो बेटे मैं लिख रहा हूं कैपिटल बजटिंग लेक्चर नंबर 13। बेटे हमने लेक्चर 12 जो कंप्लीट किया उसमें बेसिकली आईआरआर की बातें की कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, उसकी केस स्टडी क्या होती है, कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, टाइम डिस्पैरिटी क्या होती है, लाइफ डिस्पैरिटी क्या होती है, साइज डिस्पैरिटी क्या होती है, डिफरेंस क्यों आता है, क्या कारण है। लेकिन बेटे आज हम आगे चलेंगे। आज की क्लास में बेटे और अगली क्लास में मुझे बस एक ही चीज बतानी है जो आखिरी आपका ब्लॉक रह गया। तो बेटे उस ब्लॉक का नाम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो बेटे कैपिटल बजटिंग लेक्चर नंबर 13 मैं आपके सामने आज रिस्क अनसर्टेनिटी का लास्ट ब्लॉक शुरू कर रहा हूं। आज का लेक्चर लगेगा और एक लेक्चर 14 और लगेगा। तो बेटे मैं लास्ट लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिक्टेट कर दूंगा, बता दूंगा। मतलब बेटे लंबा सफर आप चेक करो कितनी जल्दी पास हो गया, समय पता भी नहीं चला। आपने कब क्लासेस ली थी पेन ड्राइव की, और कब कैसे समय बीतता गया, और कैसे जून दिसंबर आया था। बेटे लाइफ का भी नहीं पता चलता। आप अभी सोचो कि अभी तो स्कूल में थे बेटे, और आज इतने बड़े हो गए हो कि आपके घर वाले आपकी विवाह की बातें सोच रहे हैं। आपको कुछ दिनों में शादी हो जाएगी बेटे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, और कैसे लाइफ बदल जाएगी बेटे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेटे इसीलिए कहा गया है, बड़े बुजुर्ग कह के गए कि जो भी समय है उसको बेस्ट यूज करना चाहिए। बेटा लाइफ में उसको बेस्ट यूज करना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। बीइंग प्रेजेंट बेटे, बीइंग प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट। आपको हमेशा वर्तमान काल में जीना है। शट द पास्ट, पास्ट को शट कर दीजिए बेटे। कट द फ्यूचर, और जो फ्यूचर आपके माइंड में है जो परेशान करता रहता है उसको कट कर दीजिए, शट कर दीजिए। आप बस इसी जीवन का आनंद लीजिए जो समय अभी चल रहा है, क्योंकि ये समय भी धीरे धीरे जाता जा रहा है। तो बेटे इन बातों के साथ मैं भगवान को 2 मिनट के लिए जरूर याद करूंगा। आइए जी हम 1-2 मिनट के लिए भगवान को याद करें और फिर चलें।
बेटे बहुत मन में प्रसन्नता मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉरवर्ड नहीं करते होंगे और आप भी एक दो मिनट भगवान को जरूर याद करते होंगे। आप किसी भी धर्म के हैं बेटे, उससे कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ता। हम सब में खून एक है बेटे, हम सबके भगवान भी एक ही एक्चुअली। तो आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि पहले आप कंसेप्ट वाला पेज खोले। ये पेज बेटा खोले बुक का, पहला पेज ए, बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कैपिटल बजटिंग की। कंसेप्ट 1 जरा एक बार टिक लगाएं, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस मैं करा चुका हूँ। कंसेप्ट 2 भी टिक लगाएं, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी करा चुका हूँ। और बेटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो डिफरेंस आता है, थ्योरी आती है, ये भी करा चुका हूँ। फिर मैंने कंसेप्ट 4 कराया था, कैश फ्लो क्राइटेरिया। कंसेप्ट नंबर 5 डिसीजन क्राइटेरियाज बेटे, एनपीवी, पीआई वगैरह वगैरह। कंसेप्ट 6 पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, ये पे बैक पीरियड क्या होता है। कंसेप्ट 7 डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कंसेप्ट 8 एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में टिक लगाए, टिक लगाए मेरे बेटे। बेटे पहली क्लास है पूरी इंडिया में जिसने कंसेप्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके आपके लिए सेपरेट प्रिपेयर किया, पीपीटीज बनाई है बेटे, फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए हैं। तो प्लीज आप टिक लगाएं। कंसेप्ट 9 में डेप्रिसिएशन, कंसेप्ट 10 कर लिया, एनपीवी टिक लगाते गए। एक बच्चा कह रहा हम नहीं टिक लगाएंगे, लगाने बेटे, लगाने। लगाने से जितनी आपकी बुक ज्यादा सुंदर दिखेगी, आपका मन ज्यादा पढ़ने को करेगा। आप बताइए, आप कहीं से जा रहे हो और सामने से दो लड़कियां आ रही है, एक ने रंग बिरंगी ड्रेस पहनी है और एक ने सादे कपड़ों की ड्रेस पहनी है। आप ईमानदारी से बताना, आपका मन बार बार कहां पर देखने को करेगा। मतलब रंग बिरंगी लड़की को देखने को करेगा या जिस लड़की ने सादे कपड़े पहने। बेटे हम हमारी मन की आंखों की भाषा एक ही है कि हम कलर्स में प्रभावित होते हैं, हम ज्यादा कलर्स में प्रभावित हो जाते हैं। तो बेटे आप अपनी बुक को कलरफुल बनाएं। फेस टू फेस में तो मैं बच्चों को जिसकी ज्यादा बुक कलरफुल होती है उसको ज्यादा प्राइस देता हूं बेटे, तो प्लीज हाईलाइट करें। उसके बाद बेटे हमने कंसेप्ट नंबर 12 कर लिया था। 13 में तो बहुत समय लगाया बेटे, रिप्लेसमेंट डिसीजंस। 14th 15th 16th मैंने नहीं कराए, मुझे नहीं लगता कि आएंगे, आप डिलीट कर दीजिए। 14th 15th 16th 17th भी नहीं कराया। 18th बेटे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। 19th टिक लगाएं, 18th टिक लगाएं। 20th बताया फार्मूला मेथड, केस स्टडी बताई, वो मैंने अलग से बनाकर दिखाया, फॉर्मेट ऑफ आईसीओ वगैरह वगैरह। बेटे कंसेप्ट नंबर 14 में टिक लगाएं, अनिको लाइफ। 24 सॉरी, कंसेप्ट 25 ईएसयू टिक लगाएं। फिर मैंने रिटर्न ऑन वैल्यू के क्वेश्चंस कराए। फिर बेटे मैंने कैपिटल राशनिंग भी कराई। हाँ बेटा, बेटे फिर मैंने डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कराए, टिक लगाए। कंसेप्ट 28 को टिक लगाएं, कंसेप्ट 29 को टिक लगाएं। बेटे बहुत मेहनत की है। कभी आप खाली समय बैठे हुए ना तो सोचना कि आपने आज तक जहां जहां भी क्लासेस की है, चाहे फेस टू फेस की हो या रिकॉर्डेड की हो, किसने कितनी प्यार से मोहब्बत से पेन लेकर आपको पढ़ाया। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको मन का एहसास भी होगा ना तो मेरे पास अपने वो एहसास आ जाएगा। तो बेटे दिल से मैंने आपको, कहते हैं मूवी आई थी दिल से दिल तक, बेटे दिल से दिल तक गई है ये बात। तो कंसेप्ट नंबर 28 में टिक लगाएं, 29 इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टिक लगाएं, 30 31 32 35 36 37 तक टिक लगा दें। इसका मतलब मुझे अभी 38 से कराने हैं और 38 से मुझे जाना है बेटे 48 तक, ठीक है। तो 10 कंसेप्ट और कराने बेटे। इन्हीं क्लासेस 2 लेक्चर्स में कराऊंगा। आज एक लेक्चर नंबर 13 है और अभी लेक्चर नंबर 14 कल होगा। बेटे इन दोनों लेक्चर्स में मैं आपको 10 कंसेप्ट कराने वाला हूँ और यकीन मानिए बहुत इजी कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। उनमें नाम ये नहीं होंगे बेटे, आपके पास बुक है ही, ठीक है जी। चलिए जी दोस्तों, इसके बाद मैं
आपको थ्योरी के बातें करूं तो मैंने कुछ आपको थ्योरी में करवाया बेटे, देखना जरा। मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस भी कर लिए और इनको करा भी दिया है। मैं अब आगे चल रहा हूँ बेटे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये बेटा कंसेप्ट नंबर 12, प्लीज क्वेश्चन नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके बेटे। ये क्वेश्चन का एक शॉर्ट नोट तो हर बार आ रहा है, तो मैंने आज यही बातें बतानी है। रिस्क अनसर्टेनिटी क्या होती है, रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, इसको मैनेज कैसे करते हैं। चलिए जी इसमें चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 23 और 22 दोनों में टिक लगाइए। 2 22 2 3 23 दोनों में टिक लगाएंगे। रिस्क अनसर्टेनिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बेटे देखो जून 2011 मैंने एक अटेम्प्ट लिखा भी हुआ है, इसके अलावा भी बहुत बार आया बेटे, मैंने शायद लिखा नहीं, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि 21 22 23 ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें जो टेक्निक्स लिखी हैं रिस्क एडजस्टेड सर्टेनिटी इनको भी हाईलाइट करें। 22 करें 23 करें। RADR देखो अलग से क्वेश्चन नंबर 25 आया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट उसको करें। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। बेटे हर टेक्निक के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है, इसको पढ़ें। ऐसे अभी हम करेंगे, मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस बेटे शॉर्ट नोट आया हुआ है, करने चाहिए। चलिए जी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है जी 29 देख लेंगे बेटे। चलिए जी मतलब आप ये 25 26 से लेकर 21 से लेकर आगे तक सभी क्वेश्चंस करके जाने हैं थ्योरी के, ये सभी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए सर मैं आपसे आज जो कहने वाला हूँ आप उस बात को ध्यान से सुनिए। आज का लेक्चर नंबर जो 13 है इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैपिटल बजटिंग decisions under risk and uncertainty scenario, under risk and uncertainty scenario में कैसे काम करेगा। अभी पीपीटी लिखेंगे, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन ले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज आप यहाँ बैठे हैं, जहाँ भी अपने घर में बैठे हैं, समय आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मालूम है उस दिन नेपाल में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, कोई स्विमिंग कर रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और अचानक बेटे अर्थक्वेक आ गया। तो बेटे उस अर्थक्वेक में कितने लोग बेचारे मर गए क्योंकि बिल्डिंगें गिरने लग गई। बेटे क्या उनको पता था कि अभी अर्थक्वेक आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं पता। बेटे मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ कि आजकल आप देख ही रहे हैं सुनामी आ जाती है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है। बेटे ये क्या है सब कुछ? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपसे पूछूं तो बेटे फ्लड आना, अभी तमिलनाडु में पीछे फ्लड आ गया, चेन्नई में बेटे सुनामी आ गई। विशाखापट्टनम अगर आपको थोड़ा सा याद हो, विशाखापट्टनम में एक हुदहुद तूफान आ गया।
हुदहुद तूफान बेटे अमेरिका में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल रहा हो, जैसे बेटे ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट चल रहा हो। बेटे इस दुनिया में मैं आपसे ये कह रहा हूं, कुछ भी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है इस दुनिया में। कुछ भी सर्टेन नहीं है, पक्का नहीं है कि वही होगा, पक्का नहीं है। फिर एक बच्चा कह रहा है जी फिर हम सीएससी क्यों कर रहे हैं जब पक्का ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बेटे लेकिन फिर भी हम सबकी उम्मीद तो है कि सब कुछ ठीक होगा, उम्मीदों पे दुनिया कायम है मेरे बेटे, फिर तो कोई काम ही ना करे। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है मेरे बच्चे। अगर उम्मीद ना होती तो बेटा हम कोई भी मेहनत ना करता, किसान खेती बाड़ी ना करता, कंपनी सेक्रेटरी कंपनियों को फॉर्म ना करता, चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर्म ना करता, मोदी जी अपना काम ना करते। तो बेटे जब कोई भी अपना काम ना करता तो बेटे फिर तो खत्म हो जाती दुनिया। तो बेटे हमने 11वीं क्लास से एक बात सीखी थी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बेटे एक बात सीखी थी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि ये दुनिया चलती रहेगी और लाइफ परपीचुअल है, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, पुराने चले जाएंगे, नए आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे, दुनिया इसी का नाम है। भगवान कृष्ण ने यही तो बात बोली थी अर्जुन को। अर्जुन तू किन चक्रों में पड़ा अर्जुन, क्या क्वेश्चंस है, क्या सवाल पूछता रहता है मेरे से। बहुत सवाल पूछ रहा था जी अर्जुन, ये कैसे, वो कैसे, उस ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों करना पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए समय को रोक दिया। बेटे 2-3 बार रोका भगवान ने, समय को रोक दिया। तो बेटे अर्जुन को बीकासुर गीता सार बताया कि बेटे अर्जुन ऐसे 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 अर्जुन। तो अर्जुन को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसकी चक्षु, उसके आंखें खुल गई और उसके बाद कोई आंसर नहीं था। उसको समझ आ गया कि हर चीज इस दुनिया में अनिश्चित है, एक आत्मा ही ऐसी है जो दोबारा से जन्म नहीं लेती, बाकी इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। बेटा वहीं से शुरू हुआ कैपिटल बजटिंग का ये कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ। उस कंसेप्ट का नाम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कंसेप्ट। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कंसेप्ट में क्या करना है बेटे? बेटे मैं ये कहता हूं, अभी तक आपने बड़े सारे क्वेश्चंस किए कैपिटल बजटिंग के, मैंने कराए, आपने भी किए। कैपिटल बजटिंग में मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो 3 स्टेप्स ही थे। पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लोस। और बेटे दूसरा स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोस। और बेटे अगर थोड़ा सा याद हो तो हम तीसरा स्टेप करते थे एनपीवी की कैलकुलेशन, या जो भी क्राइटेरिया होता था हम उसको यूज करते थे। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी ने आउटफ्लोस एस्टिमेट किए हैं, एक्चुअल नहीं है ये, आपने पहले से ही एस्टिमेट किए हैं, ये भी एस्टिमेट किया है। और बेटे जो इसमें फैक्टर लगाया है वो भी एस्टिमेटेड है। इसका मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट में भविष्य के पीरियड में क्या होगा उसके लिए एस्टिमेशन की। और बेटे हम करते हैं एस्टिमेशन है। आप बताओ ना, आप पेपर दे के आते हो तो पेपर देने के लास्ट डे भी आप क्या करते हो कि भाई अब 25 फरवरी या 25 अगस्त में क्या होगा, क्या होगा। आप आज ही
एस्टिमेट करते हो, आपको अंदर से आवाज आ जाती है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। इसका मतलब एक फाइनेंस मैनेजर जब बेटे किसी भी कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहा है और उस पर डिसीजन लेने वाला है कि भाई ये काम करे या ना करे, तो बेटे इवेल्युएशन में उसने कैश आउटफ्लो कैलकुलेट की, फिर कैश इनफ्लो कैलकुलेट की, बिल्कुल की, और बेटे आउटफ्लो इनफ्लो को कैलकुलेट करने के बाद आपने इन सभी को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से गुणा किया, बिल्कुल किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और फिर आपने जाकर एनपीवी निकालकर डिसीजन ली कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट सुनिएगा, सुनिए, ए भाई सुनिए सुनिए सुनिए, गांव वालों सुनो सुनो सुनो, गांव वालों आपने ये जो आउटफ्लो निकाली थी, गांव वालों ये आपने एस्टिमेट की थी, क्योंकि गांव वालों आप यहां खड़े थे और आप सोच रहे थे कि अगर हम ये प्रोजेक्ट करें, किया नहीं है, करें, अगर ये कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को करें तो हमारी जेब से इतना आउटफ्लो होगा, और फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में इतनी इनफ्लो मिलेंगी, इतनी इनफ्लो मिलेंगी, मिली नहीं है, फ्यूचर में मिलेंगी, भविष्य काल है, कैरी फॉरवर्ड लॉस फायदा होगा, दुनिया बनेगी, गांव बसेगा, लुटेरे आएंगे, हम लुटेरे हैं, मान लो बेटे आउटफ्लो फ्यूचर में होगी, मान लो अभी होगी, लेकिन अभी हमने खरीदा तो नहीं, क्या पता आज हम सोच रहे हो कि इतने की आएगी और कल जब लेने जाएं तो प्राइस अलग हो, उस मशीनरी का, उस लैंड का, उस बिल्डिंग का। इसी तरह से जो मैंने सोचा कि जो मुझे इनफ्लो मिलेगी, जो भी आज तक मैंने क्वेश्चंस किए हैं उनमें कैश इनफ्लो मिलेगी, मिली नहीं है, क्या पता भविष्य में ना मिले, क्या पता ज्यादा मिले, क्या पता कम मिले, क्या पता कुछ भी ना मिले। बेटे हो सकता है, नहीं हो सकता, आप अपने नंबर लगाते हो, क्या पता उतरे ना आए, क्या पता पास हो जाओ, आपने फेल सोचा था, और क्या पता फेल हो जाओ, आपने पास सोचा था। बेटे होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो भी कुछ आपने किया था यहां पर भी, बेटे ये भी तो एस्टिमेट ही किया था, और बेटे एस्टिमेशन, बजट, आपकी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, और बेटे ये भी गलत हो सकता है, और जो डिस्काउंटिंग रेट लगाएंगे बेटे वो भी गलत हो सकता है। एक बच्चा कहता मैंने कैपिटल रेटिंग का चैप्टर भी नहीं करके जाना, पेपर भी नहीं करके जाऊंगा, क्योंकि ये भी तो चैप्टर भी तो क्वेश्चन भी तो गलत हो सकता है। हाँ हो सकता है बेटे, बेटे लेकिन फिर भी हम सब चैप्टर्स करके जाते हैं ना, आज तक तो गए ना बेटे, उम्मीद है ना हम सबको। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इतने सारी चीजें हो सकती है इसका मतलब आप कैश आउटफ्लो जो एस्टिमेट कर रहे हैं, देयर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल बजटिंग कैश आउटफ्लो। फिर मैं कहता हूं देयर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड इन कैश इनफ्लो। स्टेप 3 बेटे मैं तो ये भी कहता हूं देयर इज रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डिस्काउंटिंग रेट।
इन्फ्लेशन रेट। बेटे आप पेपर देने जाते हो, पेपर में आप ठीक सही सलामत पहुंच जाओ, वो भी तो रिस्क है। आप फिर पेपर देते हो और उसके बाद सब चीजें घर से ले जाते हो, तबीयत भी आपकी ठीक रहती है, ये भी तो रिस्क है। फिर आपने पेपर दे दिया, पेपर आता हो या ना आता हो, ये भी तो रिस्क है। आपने पेपर ठीक कर दिया, पेपर चेक कर आपकी बात समझ के नंबर दे या ना दे, ये भी तो रिस्क है। बेटे रिस्क ही रिस्क है, या तो सब कुछ छोड़ दो। तो मैं अभी क्या बताने वाला हूँ मास्टर, ये बता बेटे, मैं ये कहने वाला हूँ कि आपने जो अभी तक आउटफ्लो कैलकुलेट की, जो भी इनफ्लो कैलकुलेट की, जो भी डिस्काउंटिंग रेट लिया, उसको हमने माना कि वही होगा, लेकिन भविष्य में एक्चुअली में रियलिटी में जरूरी नहीं है कि वही हो, क्योंकि वो एस्टिमेशन है। इसलिए बेटे जो भी डिसीजन हम लेंगे कैपिटल बजटिंग की, उसको बेटे रिस्क एंड अनसर्टिनिटी के सिनेरियो में चेक करेंगे। We will check under the scenario of risk and uncertainty that whether we should take this or not। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? तो मैं आपको अभी जो भी कुछ कराने जा रहा हूं, ये कह रहा हूं whether this project is प्रॉफिटेबल, या मैं बेस्ट वर्ड कहूं वायबल, वेदर दिस प्रोजेक्ट इज वायबल और नॉट अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सिनेरियो। तो बेटे मैं आपसे ये क्वेश्चन 2 क्लासेस में आंसर दूंगा कि क्या ये प्रोजेक्ट रिस्क और अनसर्टेनिटी के सिनेरियो में वायबल है भी या नहीं। तो इसके लिए हम बेटे कुछ टेक्निक्स के द्वारा वी विल इनकॉर्पोरेट, हम कुछ रिस्क को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनकॉर्पोरेट द रिस्क इन कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट। भले अभी ना लिखे, अभी तो मैंने पीपीटी बतानी है, समझ ले मैं क्या कह रहा हूं, या छोटी मोटी नोटिंग करनी है तो देख ले। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको रिस्क इनकॉर्पोरेट करना है। अब रिस्क इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको मैं 2 टेक्निक्स दूंगा। एक टेक्निक का नाम है जनरल टेक्निक, बेटे एक टेक्निक का नाम है जनरल टेक्निक, और बेटे दूसरी टेक्निक का नाम है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। बेटे 2 टेक्निक्स देने वाला हूं, एक जनरल और दूसरी स्टैटिस्टिकल। बेटे ये 2 टेक्निक से हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और उस इंजेक्शन को प्रोजेक्ट के ब्लड में मिक्स कर देंगे और फिर देखेंगे कि ब्लड का क्या रिएक्शन है, प्रोजेक्ट का क्या रिएक्शन है। मतलब हम उस प्रोजेक्ट को एडवर्स पोजीशन पे ले जाएंगे, नेगेटिव पोजीशन पे ले जाएंगे, पेसिमिस्टिक पोजीशन पे ले जाएंगे, फिर चेक करेंगे कि अगर इसको मुश्किल के दिन सामना करने पड़े तो इसकी पेशेंस जवाब देगी या नहीं। तो बेटे हमने जबरदस्ती इस कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में कुछ टेक्निक्स के द्वारा रिस्क को हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो बेटे जनरल टेक्निक्स में 3 टेक्निक्स है जो हमें करनी चाहिए। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में भी बेटे 3 टेक्निक्स हैं, मैंने लिखी ज्यादा लेकिन हम टोटल 3 इसकी 3 उसकी करेंगे। एक टेक्निक का नाम है बेटे RADR, अभी मैंने स्लाइड्स में बताई हुई है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। RADR पता नहीं कितनी बार शॉर्ट नोट आ गया, हम तो प्रैक्टिकल भी करेंगे। एक बच्चा कहता दोबारा नाम बताना, हाँ बताऊंगा। रिस्क मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं बेटे अगले पेज में, टेक्निक्स of
इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क, टेक्निक्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क। बेटे एक टेक्निक का नाम है जनरल टेक्निक, और बेटे दूसरी टेक्निक का नाम है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। दो टेक्निक्स है बेटे। अब हमने इन दोनों टेक्निक्स के बारे में समझना और इसके तीन तीन टूल समझ लेने हैं। तीन टूल इसके और तीन टूल इसके। जैसे पहला टूल है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, जिसको बेटे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RADR। जैसे आपके घर के नाम है बंटी, बबली, छोटू, रामू, ए चिंटू, बेटे ऐसे ही इनके घर के नाम है। पूरा बड़ा नाम है श्रीमान रामलाल आनंद, बेटे यहाँ पर नाम है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। एक टेक्निक है, अभी हम देखेंगे क्या होती है। बेटे दूसरी टेक्निक का नाम है सर्टेनिटी इक्वलेंट कोफिशिएंट टेक्निक। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, घर का नाम भी लिख लीजिए CEC, सर्टेनिटी इक्वलेंट कोफिशिएंट टेक्निक। एक बार कहेगा मास्टर पहली का बताओ, दोबारा बताइए। हाँ बताऊंगा, समझाऊंगा नहीं, बता दूंगा। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, RADR। दूसरी है सर्टेनिटी इक्वलेंट कोफिशिएंट टेक्निक। तो बेटे तीसरी है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, क्या आप झंझनाहट महसूस करते हैं? वो लड़की बोलती है झंझनाहट का मतलब क्या है? अगर आप ठंडा खाते हैं या गर्म पीते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट होती है, वो सेंसिटिविटी है। फिर वो लड़की कहती है आप सेंसोडाइन करें, अपने दांतों में सेंसोडाइन करें। तो सेंसोडाइन सेंसिटिविटी स्टैटिस्टिकल टेक्निक। बेटे यहां पर हम तीन टेक्निक्स यहां पे भी करने वाले हैं, तो यहां जगह नहीं है, मैं अगले पेज में लिखूंगा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में बेटे एक तो टेक्निक का नाम है हिलर्स, एक मॉडल का नाम है बेटे हिलर्स मॉडल। हिलर्स मॉडल का मतलब हुआ, मैं यहां पर लिख रहा हूं इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी लिख लीजिए बेटे, इसके टूल्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बस अभी दो ही लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे बेटे आप मुझे बताइए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कि हम कैसे पता चलता है कि तूफान आने वाला है, हुदहुद तूफान आएगा, कैसे पता चलता है बारिश आएगी, कैसे पता चलता है गर्मी ज्यादा होगी, कैसे पता चलता है सूखा पड़ेगा, कैसे पता चलता है बारिश आएगी, कैसे पता चलता है सुनामी आएगी। स्टैटिस्टिक्स, पास्ट रिकॉर्ड से हम कैलकुलेशंस करते हैं और आपकी फ्यूचर कैलकुलेट करते हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स बेटे वो कितने ग्राफ बनाता है, मंत्र देखता है, यंत्र देखता है, स्टार्स देखता है, आपका चेहरा देखता है, आपकी पाम को देखता है, आपके फिंगरप्रिंट्स को देखता है। स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं बेटे इस दुनिया में।
आपने फाउंडेशन से यही यूज किया है, स्टैटिस्टिक। आप एवरेज निकालते थे, मीडियन निकालते थे, मोड निकालते थे, डेविएशन निकालते थे, तो बेटे वो यहाँ पे यूज करना है। दूसरा, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटे इसका नाम है डिसीजन ट्री। मुझे लगता है कि बेटे इस बार इसमें से जरूर आएगा, रिस्क अनसर्टेनिटी के सिनेरियो से ही आएगा। तो बेटे तीसरा हर्ट्स मॉडल है बेटे, हर्ट्स। बेटे एक दो बार ये भी पेपर में आया हुआ है, सिमुलेशन टेक्निक, सिमुलेशन टेक्निक। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा जी टोटल 6 टेक्निक्स आज हमने 3 करनी है। लेक्चर नंबर 14 में, 14th में जो कल करेंगे उसमें ये 3 करेंगे। एक आइडिया आपको दिया मैंने कि इस दुनिया में रिस्क बहुत है। एक बच्चा कहता था थोड़ा और बताओ, हाँ बताऊंगा। मैंने कहा जी रिस्क होता क्या, ये बताओ। रिस्क इज द probability of variation. Risk is the probability of variation in expected return. आराम से बेटे, आराम से बेटे। रिस्क होता क्या है, आप जो सोच रहे हैं वो ना हो। बेटे रिस्क को बहुत जबरदस्त हमने पढ़ा। एंड बिजनेस एंटिटी, एक बेटे बिजनेस एंटिटी को अलग अलग तरह के रिस्क बेयर करने पड़ते हैं। हैज टू बियर और हैज टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। बेटे अलग अलग तरह के रिस्क बियर करने पड़ते हैं। स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात कर रहा हूं। बेटे जैसे मैंने कहा जी पहला रिस्क हो गया, मान लो फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंस का रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पैसे ही खत्म हो जाता है। इसको बेटे कई जगह लिक्विडिटी रिस्क भी बोला गया। एक बच्चा कहता है जी एग्जाम्पल दो सर, हाँ दूंगा। किंगफिशर एयरलाइन एक जीता जागता बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसको लिक्विडिटी की वजह से आज वो कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है। सहारा भी एक एग्जाम्पल है। बेटे दूसरा रिस्क होता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, आप बताइए, आप पहले तो मोबाइल फोन्स नोकिया के लेते थे, पहले वॉशिंग मशीन आप ओनिडा की लेते थे, पहले टीवी भी ओनिडा का लेते थे। आज वो ब्रांड्स चली कहां गई हैं पता ही नहीं, पता ही नहीं। बेटे टेक्नोलॉजी, हर सेकंड टेक्नोलॉजी बदल रही है। बेटे जो मोबाइल फोन आप लेकर उतरते हैं ना, 2 मिनट के बाद वो पुराना हो चुका होता है, क्योंकि उतनी देर में तो नए मॉडल्स आ चुके होते हैं। तो बेटे टेक्नोलॉजिकल रिस्क में लिखिए नोकिया फोन्स। तो बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक बिजनेस एंटिटी को अलग अलग तरह के रिस्क बियर करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, जैसे सी पॉलिटिकल रिस्क, बड़े सारे रिस्क हो सकते हैं। बेटे पॉलिटिकल में क्या, बेटे वॉलमार्ट आया था मेरे इंडिया में और चला गया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पॉलिटिक्स की वजह से गया। बेटे इसी तरह से एक रिस्क का बेटे प्रोजेक्ट रिस्क। बेटे नैनो का जो प्लांट बनाया गया रतन टाटा ने, बेटे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ नैनो में, उतनी नैनो बिकी नहीं जिस विचारधारा से नैनो बनाई गई। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें रिस्क है बेटा, रिस्क इज इन्वॉल्व। तो मैं आज कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट रिस्क की बातें करूंगा। तो आइए जी हम शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट रिस्क की बातें कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट रिस्क कैश आउटफ्लो से हो सकता है, कैश इनफ्लो से हो सकता है, और उसमें जो हम इन्फ्लेशन रेट लगा रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसकी वजह से भी हो सकता है। तो चलिए जी हम इस रिस्क को इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर उसका रंग देखेंगे कैसा है, उसके साइड इफेक्ट्स कैसे हैं। जैसे बेटे कोई भी दवाई बनती है ना, तो ये कंपनियां क्या करती है, रैनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेडी जानवरों पे अप्लाई करते हैं, बंदरों पे, जानवरों पे, और उनकी रिएक्शन देखते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है उसके बाद। तो बेटे वो सारे टेस्ट होने के बाद जाकर कहीं पर ह्यूमन बीइंग्स में वो जाकर अप्लाई होता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं अभी एक प्रोजेक्ट को अभी अलग अलग टेक्निक्स की मदद से, जैसे मैं एक टेक्निक लगाऊंगा आरएडीआर, एक लगाऊंगा सीईसी, एक लगाऊंगा सेंसिटिविटी एनालिसिस, एक लगाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक लगाऊंगा डिसीजन ट्री, एक लगाऊंगा सिमुलेशन, एक लगाऊंगा लीनियर प्रोग्रामिंग। ऐसे बेटे 10-12 टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं सीए फाइनल या सीएफए यूएसए में। मैं आपको 6 टेक्निक्स बताऊंगा, 3 कौन सी जनरल और 3 कौन सी स्टैटिस्टिकल। तो एक बार जल्दी से आइए, थोड़ा सा लिख लें। आइए जी कंसेप्ट नंबर 38, आओ बेटे जल्दी जल्दी लिखेंगे, समझा मैंने दिया है, आप लिखे, थोड़ा सा और बताऊंगा और फिर क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं जी। सोना नहीं है बेटे, कमर ढीली नहीं करनी, विचार ढीले नहीं करने, सब टाइट करना है, कमर सीधी, विचार अच्छे, लिखिए। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग इवैल्यूएशन। एक पॉइंट लिखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। The probability of variation in expected return may be named as risk. Risk can be of different types. लिखिए बेटे, प्रोजेक्ट रिस्क मैंने सबसे पहले लिखा क्योंकि मुझे कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिस्क के बारे में ही बताना है। प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। लिखिए बेटा, लिखिए।